क्या टॉपिक है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। मैंने पूछा कैटलिस्ट या उत्प्रेरक होते क्या हैं, ये बताओ। हाँ, वो पदार्थ जिनकी उपस्थिति में, जिनके होने से रिएक्शन के अंदर रिएक्शन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, रेट बढ़ जाता है, वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट गति से या स्पीड से होने लगती है। और अगर वो नहीं है तो वही रिएक्शन क्या होगी? बहुत ही स्लो होगी। इसका मैं एक एग्जांपल तुम्हें समझाता हूँ। ये तुम एक रिएक्शन देख रहे हो, 2KClO3, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोरेट। ये जब टूटता है तो क्या बनता है? 2KClO3 जब ब्रेक होता है तो फॉर्म होता है 2KCl + 3O2। यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से एक गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस फिर सप्लाई होती है कहाँ पर? हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन सिलेंडर में। ठीक है, देखो ऑक्सीजन तो हमारे पास यहाँ पर भी है ना, एनवायरनमेंट में चारों तरफ। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं चाहूँ कि थोड़ा सा हवा में से 21% ऑक्सीजन चाहिए मुझे, निकाल लूँ। ऐसा हो सकता है क्या? मैं सिलेंडर लेके घूमता रहा हूँ और यहाँ पे हवा है, उसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लूँ? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ मिली हुई है? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन 78% तुम्हें पता ही है, 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी और गैसेस में मिक्स होती हैं। तो ऑक्सीजन उसमें से भी हम ले सकते हैं, हवा से भी ऑक्सीजन तो बना सकते हो। एक तरीका होता है, पहले हम हवा को इकट्ठा करते हैं, उसको फिर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? द्रव में। प्रोसेस होता है पूरा। फिर उसके बाद में हम उसे सेपरेट करते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका क्या है? मतलब अगर मान लो उस समय तुम ये नहीं कर सकते तो ऑक्सीजन बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को हम ब्रेक करते हैं, KCl और ऑक्सीजन अलग। लेकिन जब ये रिएक्शन पहले कराया जाता था तो इसको कराने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्म करते थे तब ब्रेक होती थी। फिर पता चला कि एक सब्सटेंस अगर हम इसके अंदर डाल दें, MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड बोल दो, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है और उतना टेम्परेचर भी नहीं चाहिए होता है। थोड़ा सा ही गर्म करते हो तो टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ज़्यादा आसान है, नहीं है? हम अब अच्छे तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं कहीं पे, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही है। और ये सारा का सारा काम किसकी मदद से हो रहा है? MnO2। अगर MnO2 नहीं रखोगे तुम इसमें तो फिर से दिक्कत आएगी, देर में रिएक्शन होगी, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये MnO2 क्या है? ये एक उत्प्रेरक है। देखो, उत्प्रेरित करना होता है ना, किसी को उत्प्रेरित करना कहते हैं ना, किसी को एक्टिवेट करना। मान लो दो लोगों में लड़ाई चल रही है, ठीक है, ऑलरेडी लड़ाई चल रही है और एक को कोई आके कह रहा है भाई मार उसे, ठीक है, इसने तो तेरे बारे में ऐसा कुछ बोला है। क्या है? वो आके उसे उत्प्रेरित कर रहा है, करो भाई तुम कुछ करो। वह गलत चीज़ है, ठीक है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी, यहाँ पे वापस आ जाओ। तो यहाँ पे हम MnO2 को क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। इसने इस रिएक्शन को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलना स्टार्ट हो गया? प्रोडक्ट। तो लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं इनकी एक और क्वालिटी होनी चाहिए, क्या? ये कभी यूज नहीं होने चाहिए, मतलब इनकी मात्रा कभी कम ना हो। तुमने अगर 1 ग्राम कैटलिस्ट डाला रिएक्शन कराने के लिए, तो जब रिएक्शन खत्म हो जाए तो वो 1 ग्राम ही तुम्हें वापस मिल जाए, ठीक है, मतलब वो सिर्फ रिएक्शन कराएगा, वो खुद उसमें यूज नहीं होगा। तभी हम उस चीज को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। बात समझ में आ गई? तो कैटलिस्ट की जो मात्रा होती है, प्रारंभिक मात्रा, रिएक्शन एंड होने के बाद भी तुम्हें उतना ही अमाउंट मिल जाता है। एक और चीज, अगर तुमने किसी अभिक्रिया में एक ऐसा पदार्थ मिला दिया जो उस रिएक्शन के रेट को कम कर दे, अभी हम बात कर रहे थे बढ़ाने की, हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है तब हम उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। बट मान लो तुमने किसी रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो उस रिएक्शन की रेट को कम कर दे, तो क्या तुम उसे कैटलिस्ट बोलोगे? उसे बोलते हैं पॉइजन। वैसे तो हो सकता है कुछ और भी वर्ड हो, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हिंदी में तुम इसे याद रख सकते हो, क्या होता है? निरोधक, जो रिएक्शन की रेट को क्या कर रहा है? डिक्रीज। बट इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट पढ़ना है, इसकी बात नहीं होगी। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होता था सरफेस केमिस्ट्री, अब वो है नहीं। तो कैटलिस्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ये तो बात मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था।
कि कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना। तो फिर यहाँ पे नई बात क्या पढ़ने जाओगे कि बढ़ाता कैसे है, कम वाले की बात नहीं होगी, अभी तो बोला मैंने। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अब तक जो तुम्हें बताया जाता था कि रिएक्शन की रेट को कैटलिस्ट इंक्रीज कर देता है, वो करता कैसे है ये तुम अब समझोगे, ठीक है। इसके लिए तुम एक टॉपिक ऑलरेडी समझ चुके हो, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। इस ग्राफ को देखना है, बस इस ग्राफ पे तुम्हें फोकस करना है और ये ग्राफ ही एग्जाम में आएगा बनाने के लिए। देखने में कैसा लग रहा है ग्राफ? ये बहुत आसान है। पहले इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं। एक एक्सिस पे तुम्हें क्या लेना है, अभिक्रिया के निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब सिंपली है रिएक्शन के कोऑर्डिनेट, मतलब इधर की तरफ समझ लो रिएक्शन हो रही है और इधर क्या तुम दे रहे हो, ऊर्जा। ये तुमने ग्राफ पहले भी बनाया था, याद होगा। तो जब मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे हम अभिक्रिया मान लेते हैं, उसकी एनर्जी है कुछ, फिर वो अभिक्रिया जाके यहाँ पे कुछ बनाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वो टूट के तुम्हें उत्पाद देता है। इतनी कहानी तो सबको पता है। तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल सेम वही वाला ग्राफ हम बना लेते हैं। इस पे क्या लिखना है, रिएक्शन हो रही है इधर, इधर क्या हो रही है, रिएक्शन, और इधर क्या है, एनर्जी। यहाँ पे कहीं पे रिएक्टेंट है और इसकी एनर्जी बढ़ने लगी, और यहाँ पे जाके इस जगह पे इसने क्या बना दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बना दिया, एक्टिवेटेड। तो हम सबको पता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होती है हाई, तो ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है ये, तो ये टूट के तुम्हें क्या दे देता है, प्रोडक्ट। अब ये तुमने उस समय पढ़ा था कि ये प्रोडक्ट नीचे भी बन सकता है ऊपर भी, बट अभी वो चीज़ नहीं समझाना है मुझे, वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। तो मैंने मान लिया कि प्रोडक्ट नीचे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझना, और जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा। ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की, जिसे मैंने ई आर बता दिया था। यहां से यहां तक का जो गैप है, इसको एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, यहां से यहां तक की जो एनर्जी का ये गैप है, इसे क्या कहते हो, इसे ही कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, मैं रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी दूं कि उसकी एनर्जी बढ़कर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। ये तो सबको पता है ना कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो इतनी नहीं होती कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपने आप बना ले, तो हम उसे हीट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, या फिर ऐसे भी समझ लो कि रिएक्टेंट को या अभिकारक को जितनी एनर्जी चाहिए क्या बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, यही तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया। मान लो यहाँ पे इस समय रिएक्टेंट की एनर्जी है 10 जूल, कितनी है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है 50 जूल पे, कितने पे। तो मुझे इस रिएक्शन को कराने के लिए रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी और देनी होगी, 40 जूल, क्योंकि जब तुम इसे 40 जूल एनर्जी दोगे तब ये ऊपर यहाँ तक पहुँचेगा, क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तभी तो तुम्हें प्रोडक्ट मिल सकता है। अगर मैं इस रिएक्टेंट की, मतलब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कि ऑलरेडी पहले से इसके पास में 10 जूल एनर्जी है, वो पहले से सबके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। मान लो मैं इसको गर्म करके सिर्फ 30 जूल एनर्जी दे दूं, कितना, तो रिएक्शन होगी, नहीं होगी। 30 जूल देने से ये यहीं पे आके कहीं रुक जाएगा, पहुंचना इसे वहीं पर है, ठीक है। अगर तुमने इसे क्या कहते हैं, मान लो 35 जूल एनर्जी दे दिया, तब होगी रिएक्शन, तब भी नहीं होगी। 40 जूल दोगे तभी बनाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ही तुम्हें क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई ना। उससे ज्यादा दे दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा दोगे तो वो कैसे उसको एडजस्ट करेगा, और रिएक्टेंट की मर्जी है। तो मुझसे अगर कम एनर्जी दोगे तो वो कभी भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्ट तो भूल ही जाओ, वो नहीं मिलने वाला है। तो ये अभी जो मैं तुम्हें ये रिएक्शन समझा रहा हूँ, जो ग्राफ समझा रहा हूँ, ये बिना कैटलिस्ट के है। बिना मतलब मैंने इसमें भी कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल, एक रिएक्शन अपने आप जिस तरीके से हो सकती थी हो रही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी तुम, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितनी है, तो तुम कहोगे सर 40 जूल। कितनी है, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी है 10, 50 से बनना है, तो सबको याद हो गया 40 जूल है, ठीक है। और ये ग्राफ अभी कब है, जब हम कोई कैटलिस्ट, अब इसमें हमने मान लो कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया, तो देखो ध्यान से क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी तो सेम ही थी जितनी पहले, अभी भी वही रहेगी। अब जो तुम्हारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कहीं बना था, वो यहीं पे बनने लगेगा,
और ये चमत्कार किसकी वजह से हुआ? उत्प्रेरक। और जब यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। तुम खुद सोचो कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अब बना है, मान लेते हैं कि 30 जूल पे ही बनने लगा। कितने पे? अब तुम्हें कितनी एनर्जी देनी है? सिर्फ 20 जूल। कितनी देनी है? पहले कितनी दे रहे थे? बात समझ में आ रही है? अब याद रखना, कभी तुमसे कोई पूछे कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, तो तुम सिर्फ उससे इतना कह के आओगे कि कैटलिस्ट रिएक्शन को एक दूसरा रास्ता देता है। दूसरा, इंग्लिश में इसे कहते हैं कि एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कराता है, दूसरे रास्ते से रिएक्शन को कराना स्टार्ट कर देता है। रास्ता बदलेगा तो उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो कम ऊर्जा में ही बनने स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रास्ता बना के तो नहीं दिखा सकता ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स को मैं कम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी से कहाँ दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम अगर किसी को इतना भी समझा दोगे कि जब हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक किस में कन्वर्ट होंगे? कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि अब तो कम ही एनर्जी देनी है तुम्हें, और फिर जल्दी जल्दी क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो कुल मिला के कैटलिस्ट कैसे काम करता है समझ में आ गया? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा जो होती है उसको कम करके रिएक्शन के दर को क्या कर देता है? वो बढ़ा देता है। तो बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो बस तुम्हें ये बनाना होगा एक। अब ये जो हरा वाला मैंने तुम्हें बनाया है, ये किसका ग्राफ है? ये कैटलिस्ट के साथ का है। ठीक है, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बाकी इसमें भी सेम ऐसे ही, तुम देख लो, कुछ अलग थोड़ी है। जो डार्क वाली लाइन है, ठीक है, वो किसके लिए है? उत्प्रेरक के बिना कैटलिस्ट के। और जो डॉट डॉट से दिखाया थोड़ा सा नीचे की तरफ, पहले तुम्हारा जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे बन रहा है ना, ये बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे बन रहा है। लेकिन यहाँ पे कब बन रहा है? जब तुमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया। जैसे तुमने कैटलिस्ट यूज किया वो यहाँ पे बनने लगा। तो तुम खुद देखो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले यहाँ पे बनना था, अब यहाँ पे, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई नहीं हुई? पहले एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है ना, अब सिर्फ यहाँ से। तो वही चीज है। तो हिंदी में चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, बाकी ये तुम्हारे सामने। कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। इसमें एक ग्राफ बिना कैटलिस्ट के, उसी के नीचे दूसरा ग्राफ कैटलिस्ट के साथ। हमेशा कैटलिस्ट जैसी तुम लोगे, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा नीचे बनेगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुकी है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी और अब एक्टिवेशन एनर्जी यही तो है। बना लो। रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत, कोलेजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। कुल मिला के जो तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था ना, जिसमें से न्यूमेरिकल आना था, वो खत्म हो चुका है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो अभी मैं समझाऊं उससे पहले देखते हैं इस थ्योरी का कहना क्या है। यहाँ से तुम्हें बेसिकली 3 या 4 डेफिनेशन से याद रखने हैं, बस वही एग्जाम में पूछा जाता है। कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलो पहले यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया था, फिर इसे डिटेल में समझेंगे। इसे छोटा ही कर दो। देखो, इस रिएक्शन, ये जो तुम्हारा सिद्धांत है, जो थ्योरी है, इसमें ये समझाया गया था, बेसिक बातें पहले समझो, कि जो तुम्हारे अभिकारक होते हैं, अब तक तुम्हारे दिमाग में अगर कभी अभिकारक की हम बात करते हैं तो क्या इमेज आता है, क्या पिक्चर आता है कि अभिकारक कैसे होते होंगे देखने में? कुछ आता ही नहीं होगा। इस थ्योरी में ये कहा गया था कि जो अभिकारक होते हैं उनको तुम छोटे छोटे स्फीयर मान लो, मतलब ठोस, गोल जो ठोस होगा वैसा मान लो। जैसे वो होती है साइकिल में जो तुम क्या कहते हैं, बैरिंग डालते हैं छोटे वाले, तो ऐसे इमेजिन करो कि जो तुम्हारे अभिकारक होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं। अब क्या है, जब तुम क्या कहते हैं 2 रिएक्टेंट्स लेकर रिएक्शन कराने स्टार्ट करते हो, तो अगर तुमने
1 मोल रिएक्टेंट लिया, कितना? तो उसमें भी तुम्हें पता है कि 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। अरबों खरबों होते हैं, नहीं होते हैं? जब मैं तुम्हें रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ या समझाता हूँ तो एक एटम को एक एटम से बता देता हूँ कि रिएक्शन हो रही है। ऐसे तुम सोच के देखो कि करोड़ों एटम्स ऐसे ही जुड़ रहे होंगे सारे के सारे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो चल रहा होगा। इस थ्योरी में ये बोला गया कि, बस थोड़ा सा यहीं पे समझो कि एक कंटेनर में अगर मेरे पास में मान लो रिएक्टेंट्स हैं, ये मैंने डॉट डॉट से तुम्हें रिएक्टेंट दिखा दिए एक, तो जो दूसरा रिएक्टेंट होगा उसे मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इन सबको आपस में अभिक्रिया करके तुम्हें प्रोडक्ट बना के देना है। होगा क्या? इस थ्योरी में ये कहा गया कि जब रिएक्टेंट्स आते हैं ना तो एक दूसरे से टकराते हैं। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद जो उनके पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, नया बॉन्ड बनता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। हमें हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है? तो सबको पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन से। H2 और Cl2 रिएक्शन करेंगे तब 2HCl बनेगा। H2 होता कैसा है? एक मॉलिक्यूल तो होता है ना हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल होने का मतलब उसमें पहले से ही 2 एटम जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन ऐसे। ये मॉलिक्यूल होगा एक हाइड्रोजन का। ऐसे ही इमेजिन करो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, 2 क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ आए, टक्कर हुई। यहाँ का जो हाइड्रोजन है इधर के क्लोरीन से टच हुआ, वो टक्कर इतनी तेज होनी चाहिए और इतनी ज़्यादा ऊर्जा के साथ होनी चाहिए कि जो पहला वाला बॉन्ड है ये टूट जाए। किसके बीच का बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन के। ऐसे ही जो क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है उसे भी टूटना होगा। जब वो टूटेंगे तभी तो नया बॉन्ड बनेगा H और Cl के बीच में। तो समझ में आ रहा है? तो टक्कर जो होनी चाहिए, जो कोलिजन होना चाहिए, उतनी एनर्जी के साथ होना चाहिए, इतनी कि पहले वाले बॉन्ड टूटे और नया बॉन्ड बन जाए। ऐसा अगर हो जाएगा तो तुम्हें मिलेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और उससे फिर क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? उत्पाद। अगेन ये नहीं है कि तुम्हारा रिएक्टेंट जो है वो आपस में टकराएंगे और उत्पाद मिल जाएगा, वो तो होना ही नहीं है। पहले रिएक्टेंट आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं और फिर वो टूट के तुम्हें क्या देता है? उत्पाद। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखो जो तुम्हें एग्जाम में याद रखना है और यही आएगा। जैसे ये हर बार ही आता है, संघट आवृत्ति, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति और कोलिजन संघट। डेफिनेशन देखो क्या है? अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट को संघट आवृत्ति कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा? देखो मान लो मैंने तुमसे कहा है कि एक मेरे पास में ये कंटेनर है, इस कंटेनर को देखो, इसमें क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, ग्रीन और ब्लू, ये दोनों रिएक्टेंट्स ही तो हैं, अभिकारक। ठीक है, तो इस पूरे को तुम क्या कह सकते हो? रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर का मतलब मिश्रण, दोनों मिले हुए हैं ना, तो यही इन्होंने ये वर्ड यूज किया है, अभिक्रिया मिश्रण। इतना समझ में आ गया? कि मतलब अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसमें एक जगह दे देता हूँ ये छोटी सी। ये पहले भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था तब बताया था कि हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ये प्रति इकाई जगह है। प्रति इकाई का मतलब इसका जो आयतन होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, मतलब एक छोटी सी जगह है। इस जगह को तुमने क्या नाम दिया? प्रति इकाई आयतन। अब यहाँ पे भी तो रिएक्टेंट्स है ना इसके अंदर, और वो एक दूसरे से टक्कर भी मार रहे होंगे। तुम देखो, तुम पूरे को नहीं देख रहे, अब पूरे मिश्रण को नहीं देख रहे, इस पूरे मिश्रण में कहाँ देख रहे हो? सिर्फ एक प्रति इकाई आयतन में। और उस प्रति इकाई आयतन वाली जगह में जितने भी टक्कर हो रहे होंगे, जितने भी टक्कर का मतलब यहाँ पे संघट होता है, तो जितने भी कोलिजन हो रहे होंगे 1 सेकंड के अंदर, टाइम भी फिक्स है। हमने कितना टाइम ले लिया? 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर इस जगह पे जितने भी कोलिजन होंगे वो कहलाएगी तुम्हारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट आवृत्ति। दोबारा समझ लो, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में 1 सेकंड के अंदर जितने भी संघट होंगे, जितने भी कोलिजन होंगे, वो क्या कहलाएगी? तुम्हारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कि 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे, अब वो डिपेंड किस पे करता है बताओ? वो तो डिपेंड करता है कि उनकी एनर्जी कितनी है। भाई टक्कर होने का मतलब है वो कितनी तेजी से चल रहे हैं, यही हुआ ना। अगर रिएक्टेंट की मान लो स्पीड कम है तो क्या होगा? धीरे धीरे टक्कर मारेंगे।
भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच के आने में उन्हें टाइम लग रहा है, इसको भी आने में टाइम लग रहा है, सो के आ रहे हैं दोनों। और ऐसा कब होता है? जब इनकी एनर्जी कम हो। लेकिन तुम अगर इसी रिएक्शन मिक्सचर को गर्म करना स्टार्ट कर दो तो क्या होगा? उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तेजी से चलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे प्रति इकाई में जो कोलिजन होगा उसका नंबर बढ़ चुका होगा। पहले अगर मान लेते हैं कि 1 सेकंड में यहाँ पे 10 कोलिजन हो रहे थे 10, तो अब यहाँ पे 20 होने स्टार्ट हो जाएंगे। और गर्म करोगे और स्पीड बढ़ गई, 30 हो गए। तो पहले वाले में तुमसे अगर कोई कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट आवृत्ति पूछेगा तो कहोगे 10 है, दूसरी बार 20, तीसरी बार वो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन ही बताना है। एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी कोलिजन्स होते हैं 1 सेकंड के अंदर, वो क्या कहलाती है? संघट आवृत्ति। घर पे जाके लिख सकते हो ना डेफिनेशन, समझ में आना चाहिए बस। अब आगे देखो, इसको फिर क्या किया गया? इसको एक फॉर्मूले से समझाया गया। जाहिर सी बात है, अगर हम कोलिजन फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया कि जो रेट होता है, रेट वो किसके इक्वल होता है? जेड ए बी, उसके बाद बताओ ई एक्सपोनेंशियल ई ए अपॉन। अब तुम अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, ऐसा फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ कर आ रहे हैं। क्या? के बराबर ए एक्सपोनेंशियल ई ए अपॉन आर टी। वैसे ही तो है कुछ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो सेम ही है, बस यहाँ पे जेड ए बी की जगह ए या ए की जगह पर जेड ए बी। ये जो जेड ए बी है ना, ये तुम्हारा कोलिजन फ्रिक्वेंसी है, कोलिजन आवृत्ति। ए और बी क्या है फिर यहाँ पे? ये अभिकारक है। एक अभिकारक को ए बोलोगे तो दूसरे को बी, और आवृत्ति को हम जेड से दिखाते हैं। तो बस ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? कि अब ये क्या लिखा है? द्विअणुक। द्विअणुक का मतलब बाई मॉलिक्यूलर। बाई मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कि 2 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई बार 3 भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कितने वाले हैं? 3 या 4 वाले होंगे, तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो, द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया के लिए, प्राथमिक अभिक्रिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को हम कैसे दिखा सकते हैं? इस तरीके से, वेग बराबर जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन। तो एग्जाम में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पहले ये टॉपिक लिखना होगा, तुमसे ये डेफिनेशन पूछेंगे, डेफिनेशन लिख दोगे, और तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि जो फॉर्मूला निकल कर आता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूले को लिख के दिखाओ। तो तुम लिखोगे वेग बराबर जेड ए बी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है? और कुछ नहीं है इसमें। अब नीचे आ जाओ जरा। अब बस ये वाला पार्ट समझ लो, प्रभावी संघट। प्रभावी संघट क्या होता है? इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन। प्रभावी का मतलब इफेक्टिव, अप्रभावी को क्या बोलते हो? नॉन इफेक्टिव। तो प्रभावी कोलिजन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वही जो मैंने अभी बता चुका हूँ। देखो, दो अणु आए, एक दूसरे से टकराए, इनकी ऊर्जा इतनी थी कि पहले वाले बॉन्ड टूट गए और नया बॉन्ड बन गया, ये कहलाएगा प्रभावी। लेकिन मान लो एक आया, दूसरे से टक्कर भी हुई, लेकिन बॉन्ड ही नहीं टूटा पहले वाले, तो टक्कर तो हुई है ना, संघट तो हुआ है, लेकिन वो प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसी जगह पे मान लो जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था, इस यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं कि 100 बार कोलिजन हुआ 1 सेकंड के अंदर। कितनी बार? 100 बार। लेकिन वो 100 के 100 प्रभावी थोड़ी होंगे। प्रभावी हो सकता है उसमें से 40 से 50 ही होंगे। प्रभावी का मतलब ऐसा कोलिजन, ऐसा संघट जो पहले वाले बॉन्ड को तोड़े, नया बॉन्ड बनाए, मतलब वो इतनी ऊर्जा के साथ होना चाहिए। तो जरा परिभाषा देखो क्या लिखी है इसमें। ये देखो, सभी संघटों का उत्पाद में विचलन नहीं होना हो सकता है। मतलब जितने भी संघट होंगे, जितने भी टक्कर होंगे, कोलिजन होंगे, उन सबसे उत्पाद नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो आगे देखो। यहाँ से मेन डेफिनेशन है, वे संघट जिसमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तथा सही अविन्यास होता है। ये अभी मैंने नहीं समझाया है, सही अविन्यास ये भी समझा देता हूँ। देखो, मैंने कहा एक एटम इधर से आ रहा है, एक एटम इधर से, या एक मॉलिक्यूल इधर से, एक इधर से। सही विन्यास होने का मतलब है ये बिल्कुल सामने सामने होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा हो एक को, दूसरे का तो छू के निकल जाएंगे ना, तो वो सही विन्यास नहीं है। सही विन्यास का मतलब बिल्कुल सामने सामने रिएक्शन हो। अभी हम इसे SN1 और SN2 से समझेंगे, और जो मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 बातें होनी जरूरी हैं प्रभावी संघट होने के लिए। पहला, ऊर्जा बहुत होनी चाहिए,
उसकी जो गति ऊर्जा है वो अधिक होनी चाहिए। दूसरा, उसका जो विन्यास है वो भी सही होना चाहिए। ये दो बातें अगर होंगी तो जिससे क्या होगा, अभिक्रियक स्पीशीज के बंधों के टूटने, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तथा उत्पादों में नए बंध विचरण से उत्पादों का बनना सुसाध्य हो जाता है। कितनी खतरनाक इंग्लिश लिखते हैं ये। सुसाध्य हो जाना मतलब इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। वो संघट क्या कहलाता है? प्रभावी संघट। इससे अच्छा तो संस्कृत में ही लिख देते। तो यहाँ पे मेनली 3 वर्ड्स हैं। पहला, रिएक्टेंट जब एक दूसरे से टकराने के लिए आएंगे तो उनके पास ऊर्जा पर्याप्त होनी चाहिए, उनका विन्यास सही होना चाहिए, पहले वाले बॉन्ड टूटने चाहिए, नया बॉन्ड बनना चाहिए, तब तुम्हें क्या मिल जाएगा? उत्पाद। और ऐसे संघट को ही तुम क्या बोलोगे? प्रभावी या इफेक्टिव। अब इसको जरा एक डायग्राम से समझते हैं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो है ना अविन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अविन्यास का मतलब इनका ओरिएंटेशन। इंग्लिश में अविन्यास को क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कौन किस तरीके से उपस्थित है 3D में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं SN1 और SN2 वाले का। वैसे किसी को याद है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन? अच्छा बताओ फिर, SN2 रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी बता दे मुझे। देखो इस तरीके से समझो, हमारे पास ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये कार्बन है, ये हेलोजन है। कौन है ये? हेलोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर आके जुड़ना है, यहाँ पे। अब अगर ये इधर से आने की कोशिश करेगा पीछे से तो नहीं आ पाएगा, ये हाइड्रोजन भगा देगा, या कोई ग्रुप लगा होगा कार्बन वाला वो भगा देगा। अगर ये सामने से आने की कोशिश करेगा इधर से न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जो हेलोजन है इस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस चार्ज, वो रिपेल कर देगा। दिक्कत है नहीं है? तो इसका मतलब ये जो अविन्यास है वो सही नहीं है। तो सही अविन्यास कैसे होगा? ये क्या करे, ऐसे मान लो कि ये वाला तो ऐसे ही रहने दो, ये कार्बन तुम्हारा ऐसे हो जाए और ये कार्बन तुम्हारा ऐसे हो जाए। ये हेलोजन है, अभी भी ये हेलोजन है, ये जगह खाली हो गई ना। यहाँ से अब तुम्हारा कौन आ सकता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पे जुड़ता है, डैश डैश से दिखाते हैं, और ये डैश डैश से निकलने लगता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या दिखाते हो? ये पूरा निकल गया, ये पूरा जुड़ चुका है। तो अगर ये इस तरीके से रहेगा, ये वाला इसी तरीके से रहता, तो क्या न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ पाता? इधर से नहीं। ये ओरिएंटेशन जैसी ही हुई, अब सही हो गया। ये अविन्यास सही है, लेकिन ये ओरिएंटेशन गलत है। अगर ये ओरिएंटेशन है तो तुम्हें उत्पाद मिल ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसे जैसे ही हो जाएगा तुम्हें उत्पाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही इन्होंने डायग्राम से समझाया। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है CH3Br। रिएक्शन किससे होनी है? OH से। किससे होनी है? 2 तरीके हैं। OH कहाँ से आए? सामने से। सामने से आएगा, आना पॉसिबल ही नहीं है। कौन हटा देगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उसका माइनस OH के माइनस को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। इसका मतलब ऐसे भी समझ लो कि अगर OH सामने से आ रहा है रिएक्शन करने, तो वो भी एक सही विन्यास नहीं है। फिर इसमें देखो, इसमें OH कहाँ से आया है? पीछे से दिखा रखा है ना, ये कहाँ से जुड़ने के लिए आ रहा है? पीछे से, बैक साइड से। तो ये कैसा है? अविन्यास उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब सही है। ऊपर वाला कैसा है? अनुपयुक्त, मतलब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है ऊपर वाला, और ये प्रॉपर है। इससे तुम्हें देखो कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? उत्पाद। तो कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है। हम रिएक्शन करा रहे हैं और वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो तुम्हें उत्पाद मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। लेकिन अगर इनका ओरिएंटेशन ठीक हो गया तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा? उत्पाद। तो तुम ये वाला जो है ना, ये अभिक्रियकों के अणुओं का उपयुक्त अविन्यास बंध निर्माण कर उत्पाद निर्मित करता है, तथा अनुपयुक्त अविन्यास होने पर वे केवल दोबारा अलग अलग हो जाते हैं, कभी जुड़ेंगे ही नहीं ना एक दूसरे से, और क्या नहीं बनेगा? उत्पाद। तो ये तुम दिखा दोगे एग्जाम में, अगर टॉपिक आता है अभिविन्यास का, ठीक है। ऊपर वाले में दिखा दोगे कि कोई उत्पाद नहीं बना, नहीं ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। यहाँ पर जब सामने से आ रहा है तो तुम क्या दिखाओगे? कोई उत्पाद नहीं बना। पीछे से आके जुड़ गया तो क्या दिखा दोगे? उत्पाद। ये क्या होता है? मध्यवर्ती। बताया ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट। अब ये चैप्टर, और देखो हाँ आगे और एक फॉर्मूला और आ जाएगा। ये अब तक जो फॉर्मूला था वेग का, वो क्या था? वेग बराबर ZeV e⁻e/RT, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने फ्रीक्वेंसी को ही तो लिया था, आवृत्ति को। अब एक और टॉपिक आ गया, अभिविन्यास।
उसको भी तो फॉर्मूले में कहीं ना कहीं लगाना होगा, तो उसके लिए लगा दिया P फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्यों? सही अभिविन्यास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वेग बनेगा, अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो कम उत्पाद बनेगा। तो टोटल यहाँ पे अब तुम्हारा ये खत्म हो गया। देखो चैप्टर, ये आगे ये भी लिखा है, देखो संगत सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, जैसे कि मतलब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसमें परमाणु और अणुओं को क्या माना गया था? कठोर गोले माने गए थे। ये बताया ना शुरू में मैंने, कठोर मतलब हार्ड स्फीयर मान लो, तथा इनके संरचना पहलू को नकारा गया। इनका जो संरचना पहलू का मतलब ये होता है, जो इनका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है उसको तो नकार ही दिया गया ना। सबको क्या मान लिया? गोल मान लिया। मान लो जरूरी थोड़ी कि हर एटम क्या कहते हैं स्फेरिकल ही होगा, उसके साथ 2-3 एटम और लगे हैं तो उनका कुछ और ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन समझाने के लिए ऐसा किया गया। आप इस सिद्धांत तथा अन्य सिद्धांतों के विषय में और अधिक विस्तृत अध्ययन अपनी उच्च कक्षाओं में करेंगे, अगर पढ़े तो। बस खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखो दोबारा से मैं एक बार समझा दूँ तुम्हें। पहले तुम ये डेफिनेशन लिख लेना, फिर ये फॉर्मूला वेग का, इसमें से फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड है। फिर तुम नीचे आओगे अभिविन्यास वाला, ये नोट कर लोगे, और आखिरी में तुम्हारे पास ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। हर बार डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में आती है वो 2 ही आती हैं, प्रभावी संघट, आवृत्ति वाला। ठीक है, संघट आवृत्ति, ये 2 ही डेफिनेशन बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्लस फॉर्मूला अगर पूछ लिया गया MCQ में आ सकता है कि बताओ संघट सिद्धांत के बेसिस में इसमें से कौन सा फॉर्मूला वेग का सही है, तो तुम्हारे पास यही वाला फॉर्मूला मेन मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर मान लो ये फॉर्मूला भी दे दिया और ये वाला भी दे दिया, तो कौन सा सही है? नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला तो अभी बनना स्टार्ट हुआ था ना, नीचे वाला पूरा कंप्लीट हो गया जब इसमें तुमने प्रोबेबिलिटी को भी इंक्लूड कर लिया। चलो